मुझे नहीं पता कि आपके माध्यम से यह बात कहां तक जाएगी, क्योंकि कुछ बातें सार्वजनिक हो चुकी हैं। आप इस बार यह ध्यान रखिएगा कि चाइना से भारत का कन्फ्रंटेशन 100% होने जा रहा है। चाइना के बारे में आजकल बहुत चर्चा है। हमेशा ध्यान रखिए कि आदमी के निजी जीवन में, परिवार में, समाज में और देश में एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है कि जैसे हम अपने घर के अंदर अपने पड़ोस में किसी गुंडे से एक बार डर जाते हैं और वो गुंडा, वो बदमाश अगर एक बार आपको डराने में कामयाब हो जाता है तो उसका डर कई नस्लों तक व्याप्त रहता है। ऐसा ही समाज में होता है, ऐसे ही देशों में होता है। लेकिन मुझे इसमें जो बात आपसे कहनी है कि 1962 में चाइना ने क्या किया, इसका बखान हमारे देश में बहुत किया। लेकिन 1962 में भारतीय सैनिकों की हार नहीं हुई थी। भारत की राज सत्ता पे बैठे हुए लोगों ने फौज को, निहत्थी फौज को, बिना कपड़ों वाली फौज को अपने सियासी मंसूबे पूरा करने के लिए चाइना के सामने छोड़ दिया। लेकिन अगर हम तथ्यों पे जाएं तो 62 में भी हमारी फौज ने, बहुत आधुनिक हथियार भी नहीं थे, तब भी हमारी हार नहीं हुई थी, भारतीय राज सत्ता पे बैठे हुए लोगों की हार हुई थी। और इसके पीछे में अगर आपसे जाऊं तो इस देश की तथाकथित आजादी, जो सो कॉल्ड आजादी हमें मिली है, कि आपके ब्रिटेन का जो संविधान है उसमें लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ पावर। यह कोई आजादी हमने लड़के नहीं ली है। हमने हो सकता है कि लड़ाई करके उन्हें मजबूर किया हो कि वो कमजोर हो गए हो, लेकिन 1962 की जो घटना है उससे बड़ी घटना यह है कि हमारे देश में 1947 के बाद जिस किस्म के लोग सत्ता पे बैठे, उन्होंने हमें यह पढ़ाया कि ये जो आजादी है ये हमें नॉन वायलेंस से मिली थी, अहिंसा से मिली थी, हमें चरखा काटने से मिली थी, और हमारे पुरुषार्थ में कोई दम नहीं था। हमने इस तरीके का एक परिभाषा रखी कि मारने वाला नहीं थकेगा, हम पिटते पिटते थक जाएंगे लेकिन हम उफ नहीं करेंगे, और यही हुआ और इसकी वजह से अंग्रेज चले गए। अब ये झूठ वहां से शुरू होता है, और फिर 1962 में क्या हुआ और 65 में क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या हुआ, जयप्रकाश नारायण के साथ क्या हुआ, और 71 में क्या हुआ, ये तमाम झूठ की कहानियां हमारे देश में पढ़ाई गई हैं। लिहाजा आज भारत के सनातनियों को, उस वक्त ना तो कोई टेलीविजन था, ना रेडियो था, एक रेडियो था वो सरकार के कब्जे में था। मीडिया की हालत जो आज आप देख रहे हैं, इतना वाइब्रेंट मीडिया होने के बावजूद भी कैसे कैसे गलत और झूठे नैरेटिव क्रिएट कर दिए जाते हैं। तो जब मीडिया ही नहीं था, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था, तो भारत के जनमानस को कैसे कैसे मूर्ख बनाया गया होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लिहाजा मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता। आपने कहा कि चाइना और भारत के बीच में जो इस समय लद्दाख के अंदर आमना सामना है, इसमें और 1962 में फर्क क्या है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि डर एक ऐसी चीज होती है, या आपको जब आपके हार के किस्से बताए जाते हैं, आपके बहादुर लोगों की कहानियां नहीं बताई जाती, तो हम सब लोगों की करीब करीब एक स्थिति ऐसी होती है जो अक्सर अपनी बात में कहता हूं। हॉर्स का नाम सुना होगा आप, जिस जानवर है जिसे हम हॉर्स कहते हैं, घोड़ा कहते हैं, घोड़ा। एक अच्छे तंदुरुस्त घोड़े को उसके गले में आप पट्टा डाल करके अगर उसकी लगाम को
एक प्लास्टिक की कुर्सी से अगर आप बांध देंगे तो उस हॉर्स को यह अंदाजा ही नहीं है कि पूरी दुनिया में हॉर्स पावर का इंजन बनता है, और हॉर्स इसलिए कहा जाता है कि उसमें कितने घोड़ों की शक्ति है। बड़े से बड़े इंजन के बाद ये कहा जाता है कि इसमें कितने हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। लेकिन वो हॉर्स जिसकी शक्ति से बड़ा इंजन चल रहा है, उसके गले में पट्टा डाल दिया जाए और उसे प्लास्टिक की कुर्सी से बांध दिया जाए तो वो शायद उसे ये बोध खत्म हो जाता है कि मैं कितना ताकतवर हूं, और वो उस कुर्सी को ही समझता है कि ये मुझे शायद आजाद नहीं करने देगी, लिहाजा सुबह से शाम तक उस प्लास्टिक की कुर्सी से बंधा रहता है, क्योंकि उसकी शक्ति बोध समाप्त कर दिया गया है, उसके पुरुषार्थ को समाप्त कर दिया गया है, उसके उस एहसास को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन यकायक उस घोड़े को जब यह एहसास हो जाए कि यह कुर्सी तो मात्र 100 ग्राम 200 ग्राम से ज्यादा की नहीं है जिसने मुझे बांध रखा है, तो वो सिर्फ कुर्सी नहीं तोड़ता है। जिस वक्त उसे अपनी शक्ति का एहसास हो जाता है तो वो 2014 पैदा इसलिए करता है कि एक बहादुर आदमी के पीछे वो इसलिए खड़ा होता है कि ये बहादुर आदमी अगर बटन दबाने से देश में ये बैठेगा तो इस देश के पुरुषार्थ को जगह देगा। ये एहसास मात्र ने आपने 2014 किया, और इस एहसास को उस घोड़े ने, जिस घोड़े को आपने चुना, जिस घोड़े को जिस आदमी ने एहसास कराया कि तुम भेड़ बकरी नहीं हो, तुम्हारा काम सुबह शाम खाकर सो जाना नहीं है, तुम शक्ति हो, तुम प्रकृति हो, तुम सूरज हो, तुम नदी हो, तुम हवा हो, तुम जंगल हो, तुमसे ही संसार है, तुमसे ही ये कायनात है, तुमसे ही ये ब्रह्मांड है। ये एहसास जब हुआ तो 2014 पैदा हुआ, और 2014 पैदा हुआ तो आपका विश्वास और बढ़ा, 2019 पैदा हुआ, और जब 2019 पैदा हुआ तो इस देश भर में कई सारे लोगों को अपने पुरुषार्थ का ध्यान आया, अपने इतिहास का ध्यान आया, अपनी संस्कृति का ध्यान आया, अपने धर्म का ध्यान आया, और हमारे साथ जो पिछले 300 सालों से जघन्य अपराध किए जा रहे थे, झूठ बोले जा रहे थे, फरोग किया जा रहा था, फ्रॉड किए जा रहे थे, मिस इंफॉर्मेशन की जा रही थी, हमने एक एक करके उसको, इसलिए 1962 जो चाइना ने भारत को डराने की कोशिश की और भारत के नेताओं ने भारतीयों को और डराने की कोशिश की, आज भारत 2020 का उस डर से बाहर आ गया है। ये 2020 का भारत है, ये 1962 और 1947 का भारत नहीं है। ये बात मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि आप सब जानते हैं कि रशिया, यूएसएसआर एक बहुत ताकतवर देश था, बड़े सारे वेपन थे, बड़े सारे उनके पास न्यूक्लियर बम थे, महाशक्तियों में गिना जाता था, लेकिन वो वेपनरी से तो बहुत ताकतवर था, लेकिन उसका समाज कमजोर था, उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर थी। हम तो जब गुलाम थे तब पूरी दुनिया की जीडीपी में हमारा 34% की भागीदारी थी, लेकिन हम आज सिर्फ इतनी ही इंपॉर्टेंट बात हमारे बीच में है कि रशिया की तरह हो सकता है हमारे पास हजारों बम न्यूक्लियर ना हो, बड़ी बड़ी सबमरीन ना हो, बड़े बड़े जहाज ना हो, लेकिन पहली बार भारत में अपने बुजुर्गों से सुनते सुनते मैं यहां तक पहुंचा हूं और इस दावे के साथ कह सकता हूं कि 1000 साल के बाद भारत और भारतीयों की शक्ति जाग गई है। और इसीलिए देखिए कि चाइना का मामला है, हिंदुस्तान का कोई अखबार, हिंदुस्तान का कोई टेलीविजन ऐसा नहीं है कि आप जब सामूहिक तौर पे भारत की शक्ति की बात करते हैं, भारत में एक पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करते हैं, तो लद्दाख के अंदर जहां दोनों देशों के बीच में यह मुआहदा था, यह समझौता था कि इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर हम हथियार नहीं रखेंगे,
फौजें आमने सामने होंगी लेकिन हथियार नहीं होंगे। लेकिन चाइना ने जब घुसपैठ की, वायलेशन किया, तो वही समझते थे कि ये फौजी 1962 के हैं। बिहार रेजिमेंट के एक एक फौजी ने अपने हाथों से चाइनीज मिलिट्री के और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 43 जवानों को मार दिया। उसमें हमारे भी 20 लोग शहीद हुए। लेकिन जब यह खबर भारत में पहुंची कि भारत के जवानों ने चाइनीज को पहली बार, क्योंकि 62 के बीच में कई बार वो हमारी जमीन पे आता रहा है, क्योंकि हमारे और उसके बीच में कुछ सारे बॉर्डर्स पे डिस्प्यूट है, और क्योंकि यथास्थिति बनाई रखी है, क्योंकि बातचीत चल रही है, तो उस यथास्थिति को तोड़ करके चाइना ने जब यह कोशिश की, तो भारतीय फौजों ने 1962 के बाद पहली बार वो प्रतिक्रिया दी कि फौजियों ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, जिसके कारण पूरे भारत के अंदर जो चाइना को लेकर के एक दबाव था, कमजोरी थी, दब्बूपन था, वो समाप्त हो गया है। आज भारत में 1962 से लेके भारत ने 65 का, 71 का, 2002 का कई सारे युद्ध लड़े हैं, और भारत की फौज भारत के कई राज्यों में लगातार लड़ती है, लगातार देश के गद्दारों से, लगातार मिशनरियों से लड़ती है, लगातार वामपंथियों से लड़ती है, माओवादियों से लड़ती है। तो भारत की फौज को डे टू डे बेसिस पे लड़ना आता है। चाइनीज तो 62 से लड़े नहीं है, और चाइना की फौज में आज वो बच्चे हैं जब चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी थी। आज चाइना का कोई मां बाप युद्ध नहीं चाहता कि उनका एक बेटा जो फौज में है उसको नहीं खोना चाहते। और भारत में जिस मां के 5 पुत्र हैं और जिसके घर पे उस फौजी की लाश पहुंची है, उसने कहा कि मेरा दूसरा बेटा जाने के लिए तैयार है। इस समय सामाजिक तौर पे एक राष्ट्र के अगर हम पस मंजर में देखें तो भारत के अंदर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले न सिर्फ चाइना के खिलाफ रोष है, बल्कि चाइना को आर पार की लड़ाई के लिए यह देश मानसिक तौर पे तैयार है। सरकारें क्या फैसला करेंगी नहीं करेंगी, सरकारों के हाथ में है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सरकार भी जनमानस को मायूस नहीं कर सकती। और ये चाइना का जो खुलेआम गुंडागर्दी है, इसका सरकार भरपूर जवाब दे रही है। और मुझे जो मेरी रिलायबल सोर्सेज हैं, चाहे वो नेपाल में हो, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे हुकूमत के ओहदेदारों के बीच में हो, मुझे नहीं पता कि आपके माध्यम से ये बात कहां तक जाएगी, क्योंकि कुछ बातें सार्वजनिक हो चुकी हैं। आप इस बार ये ध्यान रखिएगा कि चाइना से भारत का कन्फ्रंटेशन 100% होने जा रहा है। इस कन्फ्रंटेशन की पोजीशनिंग हो रही है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स पूरे तौर से बदलने वाली है। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, उसके बाद अटलांटिक चार्टर बना था और पूरी दुनिया की व्यवस्था बनी थी। यूएनओ बना, सिक्योरिटी काउंसिल बनी, तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने। 45 के बाद 24 अक्टूबर 1945 को आपको पता है यूएनओ बना। आज इस घटना के बाद खासतौर से चाइना ने पूरी दुनिया के साथ जो अमानवीय, जो इनह्यूमन काम किया है, अपनी सत्ता और अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए जिस तरीके से कोरोना नाम के वायरस को बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल किया और दुनिया को अस्त व्यस्त करके अपनी जो हेजेमनी है, जो अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, उसकी तरफ बढ़ रहा था। इसलिए आज अमेरिका में जो हो रहा है, जो सड़कों पे आग लगाई जा रही है, वो भी चाइनीज पैसे से, चाइनीज लोगों द्वारा अमेरिका को अस्त व्यस्त करने की कोशिश की जा रही है, ताकि अमेरिका और भारत का जो एक स्ट्रॉन्ग गठजोड़ है उसे कमजोर किया जाए और नवंबर के चुनाव में ट्रंप के खिलाफ माहौल बनाया जाए ताकि वो कमजोर हो। आपके यहां भी कोशिश हुई,
जो हमारे मुल्क में 30-32 करोड़ मुसलमान रहते हैं वो, और इनके सगे भाई जो पाकिस्तान में 22 करोड़ रहते हैं वो यहां से जाए, हिंदुस्तान का मुसलमान जाए, बांग्लादेश का मुसलमान जाए, पाकिस्तान का मुसलमान जाए, वो इंग्लैंड जाए, वो ऑस्ट्रेलिया जाए, वो अमेरिका जाए, लेकिन वो सब भारत के खिलाफ साजिश करते हैं। भारत को कैसे कमजोर किया जाए इस कोशिश में लगे रहते हैं। लिहाजा वही ताकतें आपके मुल्क में जब आपके यहां चुनाव हो रहा था तब वो ताकतें क्या कर रही थी? वो भारत के अंदरूनी मामलात में, भारत के संविधान में कुछ चीजों को हटाया या बढ़ाया गया, उस पर इंटरफेरेंस कर रही थी। और आपके यहां की राजनीतिक दलों में लेबर पार्टी, उसको लगता था कि मुसलमानों के दबाव में आकर के अगर हम जीतेंगे तो उनसे रेजोल्यूशन पास करवाया गया कि आप आ जाएंगे तो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आप इस बात को रखेंगे कि भारत 370 कैसे हटा सकता है। इंग्लैंड को भी अपने गरिबान में झांकना चाहिए, स्कॉटलैंड के बारे में उनका क्या ख्याल है, अगर कश्मीर के बारे में उनका यह ख्याल है। लिहाजा आपने अपने पुरुषार्थ से उन ताकतों को इंग्लैंड में नहीं जीतने दिया जो भारत विरोधी थी, जो सनातन विरोधी थी। इसलिए मैं मानता हूं कि चाइना को लेकर के आज पूरी दुनिया के अंदर कुछ भी कोई कह ले, लेकिन भारत के 100 करोड़ सनातनी इस बार कटिबद्ध हैं। बूढ़ी बूढ़ी हमारी माएं, दादी दादा उम्र के लोगों ने कहा है कि चाइना को एक बार सबक सिखाइए। ये चाइना जो पिछले 50 साल से भारत को डराता है और जिस तरीके से भारत के साथ जारहाना हरकतें करता है, लेकिन गौरव भाई और गौरव भाई की टीम, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि भारत की फौजें और भारत की सत्ता और व्यवस्था और समाज सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। लेकिन जो हमारा दुख है, जो हमारी तकलीफ है, भारत के अंदर करोड़ों गद्दार और हजारों लोग व्यवस्था में बैठे हुए हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी पूरे तौर से सार्वजनिक मंचों से खुलेआम चाइना को यहां से जासूसी करती है। उन दोनों ने 2008 में बाकायदा यह समझौता किया कि हालात कितने भी बुरे होंगे, भारत की इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कभी इस देश की आजादी के लिए सबसे आगे थी, आज उसके ऊपर नकली गांधियों ने कब्जा कर लिया है। 2008 में आपने साइन किए कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से कि हमारे पार्टी टू पार्टी हम जो है एक दूसरे को हाई लेवल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। यही वजह है कि पिछले साल जब भूटान में डोकलाम की जगह जब चाइनीज फौज घुसी तो इसी पार्टी का प्रेसिडेंट खामोशी से चुपके से भारत की दिल्ली की चाणक्यपुरी के अंदर चाइनीज एम्बेसी में मिलने गया। पहले डिनाई किया, फिर रंगे हाथों पकड़ लिया गया तो मान लिया। हमारी जो कमजोरी है, हमारे अपने मुल्क के अंदर बैठे हुए राजनीतिक गद्दार, ब्यूरोक्रेटिक गद्दार और इस समाज में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो भारत की हार और भारत को नीचा देखते होने में उनको खुशी मिलती है। वो पूरी ताकत से लगे हुए हैं, वो खुल के टेलीविजन पे बोल रहे हैं, टेलीविजन के बाहर बोल रहे हैं, माहौल बना रहे हैं इस मुल्क के अंदर। जब भारत ने अपने पुरुषार्थ को दिखाया तो वही ताकतें कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो दोस्ती चाहिए, हमें तो शांति चाहिए। वो गद्दार हैं जिन्होंने 1962 में भारतीय सेनाओं को खून देने से मना कर दिया था, लेकिन ये गद्दार संसद में भी हैं, विधानसभाओं में भी हैं, व्यवस्था में भी हैं और हर पार्टी में बैठे हुए हैं। लिहाजा चाइना को लेकर के मैं आप सबको, जो लोग भी इंग्लैंड में रह रहे हैं, यहां तमाम बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, सरकार के जो लोग ओहदेदार हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, ये तमाम सारे लोग जिन्हें आप टेलीविजन पर देखते हैं, ये अपनी राय सरकार के उस एपरेटस तक पहुंचा रहे हैं और ये तमाम सारे लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, इसलिए इनकी राय महत्वपूर्ण है।
और पहली बार हो रहा है कि भारत की राज सत्ता तमाम उन लोगों की मदद ले रही है जो चाइना की नब्ज को जानते हैं, जो इसकी फितरत को जानते हैं। लिहाजा आपने जिस आदमी को चुना है वो सिर्फ चाइना से लड़ने नहीं जा रहा, चाइना के खिलाफ लड़ाई नहीं है। चाइना की असली ताकत है उसकी अर्थव्यवस्था, और उसकी अर्थव्यवस्था को जब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हमें लोकल से ग्लोबल होना है और लोकल को ग्लोबल बनाना है, तो बहुत तकलीफ हुई बहुत लोगों को। और कई करोड़ लोग जो पाकिस्तान परस्त हैं, जो भारत को कमजोर होना देखना चाहते हैं, जो भारत से कश्मीर को पाकिस्तान को देना चाहते हैं, वो तमाम सारे लोग इसलिए परेशान हैं कि अब तक वो समझते थे कि पाकिस्तान को ही भारत शिकस्त दे सकता है। उनको लगा कि भारत चाइना को भी तबियत से आंखें दिखा सकता है, लिहाजा वो पूरी ताकत से भारत के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं कि भारत के अंदर बड़ी कम्युनल प्रॉब्लम हो गई है। इसलिए कुछ लोग इस्लामिक देशों को चिट्ठी लिख रहे हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं। कुछ लोग इस्लामिक देशों को चिट्ठी लेकर के भारत को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग राजनीतिक दलों में बैठे हुए हैं, उनको यह समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम भारत के खिलाफ जो हमारा एजेंडा पिछले 70 सालों से चल रहा था वो चलता रहे। आज जागरूक समाज ने उन तमाम सारे लोगों को पकड़ लिया है, कमजोर कर दिया है। इसलिए टेलीविजन की डिबेट में उसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो भारतीय सनातनियों का गुस्सा है वो बाहर आ रहा है। In this video, Pushpendra Kool Shrestha is saying that now India-China war is inevitable. He said that this is new India, we will give a bloody nose to China.